आज का थीम एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा क्यूआर कोड स्कैनर है, ऊपर मेरी जीमेल आईडी दी हुई है। जिसको भी पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए तो अभी ये सेशन फ्री है, लेटर ऑन इस पर चार्जेस इंप्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगे। सो हरी अप टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मेंटोरशिप प्रोग्राम विच इज़ फ्री राइट नाउ। अब आगे चलते हैं आज के थीम एनालिसिस पे। सबसे पहला टॉपिक है टॉप कोड टू हियर आर्टिकल 143 रेफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर्स ऑन जुलाई 22। सो यहाँ पर अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो यहाँ पर बात की जा रही है अबाउट द सुप्रीम कोर्ट दैट विल हियर अ स्पेशल केस ऑन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दैट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 143. सो दिस सीक्स द कोर्ट्स ओपिनियन on the powers and functioning of the president and governors which are mentioned in article 200 and 201. आर्टिकल 200 क्या है? ये जो आर्टिकल 200 दिस कवर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रांट ऑफ एसेंट बाय द गवर्नर्स टू द स्टेट, एंड 201 है व्हेन द बिल्स आर रिजर्व बाय द गवर्नर्स फॉर प्रेसिडेंशियल एसेंट. नेक्स्ट यहाँ पर बात की है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 143, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201 एंड आर्टिकल 142 की भी बात की गई है, जो कि एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू पास ऑर्डर्स फॉर कंप्लीट जस्टिस. यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऑलरेडी एम्पावर्ड है. सी आर्टिकल 142 की बात की गई है. अब की इश्यूज़ और क्वेश्चंस क्या हैं इसमें, बेसिकली इस केस में क्या हाईलाइट किए गए हैं. सबसे पहले ये कि कैन द प्रेसिडेंट और गवर्नर डिले द असेंट टू द स्टेट बिल्स indefinitely? Can judicial time limits be imposed on their powers? What is the scope of judicial review on the execution of discretion? And are the court's directives valid regarding the timelines for executive action under Article 200 or 201? So basically ये जो केस है दिस इज़ बेस्ड ऑन April 8 जजमेंट दैट वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट. उस बेंच में जो जस्टिस थे दैट वाज जस्टिस JB पार्दीवाल एंड R माधवन, ये जस्टिस थे. और ये बेसिकली जो केस है दिस रिलेट्स टू अ तमिलनाडु केस. उसमें क्या हुआ था कि गवर्नर ने अराउंड 10 बिल्स का जो एसेंट है वो डिले कर दिया था. सो द कोर्ट इन्वोक्ड आर्टिकल 142 टू डीम all 10 bills as assented. अब इसके मायने क्या हैं, क्यों ये इम्पोर्टेंट है? तो दिस कुड सेट अप प्रेसिडेंट ऑन एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, जुडिशियल ओवरसाइट एंड द फेडरल बैलेंस ऑफ पावर. ऑफ कोर्स ये जो डिले होता है उनकी वजह से कई गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो डिले हो जाती हैं या उसका ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को भी एड्रेस करेगा कि गवर्नर्स और प्रेसिडेंट्स को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होना चाहिए. एंड दिस में लीड टू अ क्लैरिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस एंड फंक्शनिंग ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 143 से रिलेट करके आ सकते हैं. ठीक है, गवर्नर और प्रेसिडेंट का जो बिल एसेंट को लेकर जो इशू है, ठीक है, क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, उसको आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा बिकॉज ये आएगा ज़रूर. और किन आर्टिकल्स में मेंशन है, कंसेप्चुअल बेसिस पे नोट ज़रूर बना लीजिएगा. दूसरा आपका मेंस में कैसा आ सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन्वोकिंग आर्टिकल 143 टू डीम बिल्स एज असेंटेड इन द केस ऑफ डिले बाय द गवर्नर. सो इस तरीके के आ सकते हैं क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है कांग्रेस सीक्स क्लैरिटी ओवर ट्रम्प्स रिमार्क्स ऑन जेट्स. US President says 5 jets were shot down during India-Pakistan conflict without specifying which country suffered the loss. Congress says country has the right to know the truth. तो ये इनका रिमार्क है. अब इसका मैं शॉर्ट में बोलूँ, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रही हूँ क्या बोला है नेशनल कांग्रेस ने. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज़ sought clarification from Prime Minister Narendra Modi over former US President Donald Trump's claim that 5 jets were shot during the India-Pakistan conflict that followed the Operation Sindoor in May 2025. So Trump did not specify which countries' jets were downed, prompting Congress MP Rahul Gandhi to demand transparency on the issue. The Trump made the statement while speaking about the India-Pakistan conflict at a dinner with Republican senators
also mentioning threats of a nuclear escalations. Congress criticized PM Modi's previous silence despite long-standing ties with the Trump, referencing events like Howdy Modi and Namaste Trump. The Ministry of External Affairs has not responded yet. The situation highlights the sensitivity of foreign statements on national security and the need for official clarifications. Pakistan's military had claimed downing Indian jets in the past, but India has consistently denied it. तो प्रीलिम्स में आपका वैसे तो कुछ आ नहीं सकता है इससे, बट मेंस में ऐसे आ सकता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉरेन लीडर स्टेटमेंट्स ऑन इंडियाज़ इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस. तो डेफिनेटली अगर इस टाइप के जो स्टेटमेंट्स आते हैं अगर कहीं से भी किसी भी कंट्री के हेड से, तो ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है नेशनल सिक्योरिटी के सेंसस पे, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन है या इंडिया की पॉपुलेशन है, उसका मोरल भी डाउन होने लगता है, और ये माइंड पे भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है. तो इसीलिए आपको इस बेसिस पे थोड़ा सा कंसेप्चुअल नोट्स बनाने होंगे. दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ द समर ऑफ 2025. अब ये जो न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल context. Kashmir's hottest July since 1953 has impacted the apple farming. Scientists fear the hostile weather may threaten valley's temperate zone identity. So इसका basic context क्या है? बात की गई है about the July 2025 that has been seen as the hottest temperatures since 1953. Central and western India, especially regions like Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat have recorded mean temperatures up to 4.5 degrees Celsius above the normal. The extreme heat has caused health issues, deaths and agricultural distress. अब ग्लोबल कनेक्शन की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ एशिया have also experienced heat waves. This aligns the climate scientists' predictions under the global warming scenarios. अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? सबसे पहले देयर इज़ अ रेनफॉल डेफिशिएंसी इन जून जिसे देखी गई है, दैट इज़ अराउंड 20% बिलो द नॉर्मल. उसके अलावा द हीट वेव हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड द क्रॉप यील्ड, इरिगेशन एंड फूड सिक्योरिटी. सोइंग डिलेज भी हुए हैं, यानी क्रॉप को जो सो करने का टाइम होता है उसमें भी डिले देखा गया, हीट स्ट्रेस देखा गया ऑन क्रॉप्स, एंड देयर इज़ अ रिडक्शन इन यील्ड पोटेंशियल especially for paddy and vegetables. Affected livelihoods and food prices have also been impacted. अब IMD ने ये कंफर्म किया है कि जुलाई सबसे हॉटेस्ट मंथ रहा है सिंस 1953. एक्सपर्ट्स लिंक दिस टू अल नीनो. अल नीनो इज़ अ कीवर्ड. इस कीवर्ड को आप ध्यान रखिएगा, इस पर थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा. ग्लोबल वार्मिंग एंड अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. सो ऑन गवर्नेंस बेसिस दिस हाईलाइट्स द अर्जेंसी ऑफ climate adaptation, heat wave preparedness, urban planning and early warning systems, and calls for heat action plans, crop insurance and water conservation measures. तो इसका जो है बेसिकली मेंस में ही आएगा ज़्यादातर, अगर पूछा भी जाएगा तो, या प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं. वैसे तो कम चांसेस हैं, बट फिर भी अल नीनो से रिलेट करके पूछ सकते हैं मेंस प्रीलिम्स में. बट मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये मैं आपको बता देती हूँ. डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ इन इंडिया, सजेस्ट मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज. दूसरा ऐसे आ सकता है, हाउ डज क्लाइमेट चेंज एम्पलीफाई एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लाइक हीट वेव्स. Explain with reference to 2025 summer patterns. Critically evaluate India's policy response to recurring heat waves and propose long-term solutions. तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपका आ सकते हैं. नेक्स्ट है आपका इंडियन फिशरमैन्स अरेस्ट लेज बेयर अनईजी Delhi Dhaka ties. So Bangladesh authorities arrested 34 fishermen on 2 trawlers near Mongla port. Policymakers view
this as absence of understanding between India and Bangladesh after fall of Hasina government. सो दिस इज़ बेसिकली फॉर द सेकेंड टाइम इन अ ईयर जब बांग्लादेश के जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने 34 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है नियर दी मोंगला पोर्ट on the night of July 14 and 15, 2025. So this has highlighted the growing tensions between India and Bangladesh. The fishermen were on two trawlers, FB Jor and FB Ma Mangal Chandi. India's High Commission in Dhaka took up the matter, seeking early release of the consular access. The recurring arrests are attributed to lack of visible maritime boundaries markers in the Bay of Bengal despite a 2014 boundary settlement through the Permanent Court of Arbitration. Traditionally, India and Bangladesh followed an unwritten understanding allowing flexibility for stray boats, but this is being increasingly enforced strictly by Bangladesh since 2024. So in January 2025, 1995 Indian fishermen were handed over safely, but repeated incidents raised concerns over the bilateral coordination. This issue reflects deeper strategic and diplomatic sensitiveness following Sheikh Hasina's fall from the power in August 2024, indicating a need to revisit maritime protocols and regional cooperation mechanisms. अब मैं अगर बात करूँ इसके इम्पोर्टेंस की विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, तो यहाँ पर इंडिया बांग्लादेश जो टाइज़ हैं वो इन हरकतों की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, और क्या सिग्निफिकेंस है उनका, क्या इम्पोर्टेंस है, और इंडियन गवर्नमेंट को इन तरीके के एक्टिविटीज़ में जो बांग्लादेश कर रहा है कि इट इज़ बीन नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, उस पर इंडियन गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए. दूसरा, आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हो कि इस तरीके के बांग्लादेश के स्टिफनेस की वजह से, आर्बिट्रेरीनेस की वजह से एंड एक नॉन फ्लेक्सिबल अप्रोच की वजह से इंडियन फिशरमैन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक इफ़ेक्ट तो डालता ही है. ये वहाँ पर जो है उसके डर की वजह से फ़िशरमैन जाना कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो फ़िश मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, मरीन मार्केट जो है. सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट इज़ NIRF to award institution negative scores for retractions from journals. I'm sorry, मेरा थ्रोट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, नॉट इवन वेल, सो हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ा चेंज्ड फील हो. सो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो इस साल से इट विल इंट्रोड्यूस द नेगेटिव स्कोर्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस whose research papers have been retracted from the journals in the last 3 years. This move aims to promote research ethics and accountability, क्योंकि फिर authenticity नहीं रह जाती है ना उसमें. That is why this is important. So both number of retractions and citations from these retracted papers will affect the institution's NIRF ranking. The policies in response to growing unethical practices such as data fabrication, plagiarism, and misuse of AI tools like LLMs without proper disclosure. The initial penalties will be mild in 2025 but will intensify in the future for repeated violations. The institutions may even face blacklisting if high retraction rates persist. So NIRF ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि अगर जेन्युइन एरर्स होते हैं सो देयर विल बी नो हार्श पेनल्टी. द फोकस इज़ ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम रिसर्च क्वांटिटी टू क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी. मीन्स इसमें ऑथेंटिसिटी की डिमांड हो रही है कि जो भी रहे वो आपका एक ऑथेंटिक हो, तभी रिसर्च का मतलब भी होता है. अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है कि आप अगर कोई भी जर्नल उठा के न्यूज़पेपर से उसे रिसर्च पेपर में डाल दे रहे हो. That is not a proper research work.
encouraging institutions to build strong ethical research teams and reduce misconduct in academic publishing. अब यूपीएससी में इसका मेंस रिलेटेड जो आ सकता है, डिस्कस द इम्प्लीकेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग negative scores for research paper retractions in the NIRF rankings. How can this impact research quality and institutional accountability in India? दूसरा ऐसे आ सकता है, highlight the challenges posed by unethical research practices in Indian higher education system. What measures can be taken to promote research integrity? So ये इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके GS पेपर 2-3 में. Next is doctor from Pakistan stateless moves to High Court for citizenship. The union government is yet to file a reply. The case keeps getting adjourned. This is a grave injustice. We left Pakistan to make better life here. I was worried about my daughter's safety. There are several cases of forcible conversions of women there. So this is about a 50-year-old doctor who is from Pakistan and is stateless for the past 4 years and has decided to move to Gujarat High Court with the hope of pushing officials to help him secure Indian citizenship. Nanikraz Khanumwal Mukhi, who had sonography clinic in Pakistan's Hyderabad, chose to move in India in 2009 for his children's education and to escape possible religious persecution. So यहाँ पर जो यूपीएससी के रेलेवेंस में जो इम्पोर्टेंस है, सबसे पहले कि सिटीजनशिप किन्हें मिल सकती है, हु आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. जो पास्ट का सिटीजनशिप एक्ट था और जो अभी प्रेजेंट का एक्ट है 2020 का जो एक्ट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट, उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा और नोट्स बनाने होंगे. यही इतना ही यहाँ पर रेलेवेंस है यूपीएससी से रिलेटेड. बाकी ये न्यूज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. उसके अलावा जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2019 का, ये इम्पॉर्टेंट है. एंड प्रीवियस में जो एक्ट है उसमें पूरा साइटेड है. आप पॉलिटी में देखोगे जो सिटीजनशिप चैप्टर है उसमें सारी चीज़ें एक एक लिखी हुई हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इफ़ अ पर्सन इज़ फ्रॉम पाकिस्तान. नेक्स्ट इज बायो-एमयू स्केचेस द मूविंग पिक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स. अब ये जो है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है आइए जानते हैं. तो सबसे पहले ये जो बायो-एमयू है ये एक एआई बेस्ड डीप लर्निंग सिस्टम है. दिस इज़ बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, राइस यूनिवर्सिटी and Free Universität of Germany. This is German university. It models protein flexibility and movement at high resolution and with fewer computational resources. की फीचर्स क्या बताए गए हैं इसमें. सबसे पहले दिस ट्रैक्स द प्रोटीन मोशन एंड जनरेट्स प्लॉसिबल कन्फर्मेशंस फ्रॉम मॉलिक्यूलर नॉइज. अनलाइक क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स टूल्स लाइक ग्रोमैक्स क्या है आप ये पता लगा लीजिएगा. इसका बेसिक फुल फॉर्म जो है दैट इज़ क्लासिकल मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स टूल्स. Not full form, this is a basically classical molecular dynamics tool, GROMACS. उसके अलावा और क्या की फीचर है बायो-एमयू का. दिस इज़ मच फास्टर देन कन्वेंशनल मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स MD that uses AI diffusion model. Can stimulate large scale protein flexibility using fewer GPU hours. Predicted 83% of large-scale shape changes in proteins accurately as compared to experimental data, and produces multiple snapshots of protein shapes rather than just one static structure.
एप्लीकेशंस क्या है इसका, सबसे पहले तो ड्रग डिस्कवरी में है, नॉट रिकवरी, ड्रग डिस्कवरी में हेल्प्स आइडेंटिफाई प्रोटीन बाइंडिंग द पॉकेट्स। दूसरा है डिजीज़ रिसर्च में, दिस प्रेडिक्ट्स हाउ प्रोटीन्स में बिहेव अंडर वेरियस कंडीशंस। तीसरा है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में, कॉम्प्लीमेंट्स टूल्स लाइक अल्फा फोल्ड। चौथा है आपका यूज़फुल फॉर प्रिसिशन मेडिसिन एंड जेनेटिक थेरेपीज़। लिमिटेशंस क्या क्या हैं, तो सबसे पहले लिमिटेशंस इसमें बताई गई दैट इट कांट मॉडल मल्टी प्रोटीन इंटरैक्शंस। दूसरा है लेस डिटेल्ड कंपैरिजन टू फुल एमडी स्टिमुलेशंस। तीसरा लिमिटेड टू सिंगल प्रोटीन चेन्स। कंसेप्चुअल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं तो दिस रिप्रेजेंट्स अ शिफ्ट फ्रॉम स्टैटिक टू डायनेमिक मॉडलिंग इन प्रोटीन रिसर्च and blends AI efficiency with biological relevance, paving way for faster and more accessible molecular research. अब प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स में ही जो बायो इम्यू टर्म है ये पूछ सकता है कि ये क्या है। तो ये एक AI मॉडल है फॉर प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन। दूसरा जो है ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट MD, दैट इज़ मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। तो इट ट्रैक्स एटॉमिक मोशन एट अल्ट्रा फाइन रेजोल्यूशन। तीसरा मैं आपको मेंस के बारे में बता दूँ किस तरीके से आ सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोलॉजिकल रिसर्च विथ रेफरेंस टू बायो एमयू एंड अल्फा फोल्ड। दूसरा ऐसे आ सकता है हाउ कैन डीप लर्निंग मॉडल्स कैन रिवोल्यूशनराइज ड्रग डिस्कवरी एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन इन इंडिया। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ज़्यादा कुछ निकल नहीं रहा है आजकल न्यूज़पेपर में, जितना मुझसे हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। जितना भी टॉपिक आ रहा है न्यूज़पेपर में मैं उतना आपको उस पर आपको मैं इंसाइट्स दे रही हूँ, एक गाइडेंस दे रही हूँ कि इस तरीके से आप उसमें से टॉपिक्स पिकअप कर सकते हो। So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day.